साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ज़रूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से शिक्षा के सवाल पर कुछ बात करेंगे और शिक्षा के सवाल पर बात करेंगे इस तरह से कि हम समझने की कोशिश करें कि हिंदी की किताबों के ज़रिए, भाषा की पाठ्य पुस्तकों के ज़रिए समाज में एनसीईआरटी के द्वारा किस तरह के संदेश दिए जा रहे हैं। तो आज हम जेंडर के लेंस से जेंडर के सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाल के दिनों में एनसीईआरटी ने जो पुरानी किताबों में से कुछ पाठ रखे हैं और कुछ पाठ निकाल दिए हैं, उसका क्या आधार है और वो निकालना दरअसल संदेश के तौर पर क्या कहता है। क्या कुछ पाठों को रखना और कुछ पाठों को निकाल देना, पुरानी किताबों में चुन चुन करके कुछ पाठों को निकाल देना, क्या ये दर्शाता है कि एनसीईआरटी जो है वो जेंडर के सवाल पर संजीदा नहीं है, बल्कि वह पितृसत्ता के पक्ष में और महिलाओं की जो पारंपरिक भूमिकाएं हैं उनके पक्ष में एक माहौल बना रहा है और नई पीढ़ी को तैयार कर रहा है कि जो पुराने काम हैं, यानी जो सेक्स बेस्ड डिवीज़न ऑफ लेबर है महिलाओं और पुरुषों के बीच में, वह ज़रूरी भी है और वह अच्छा है और वही अभीष्ट है और इसलिए उसमें एक मॉरल वैल्यू है। लेकिन अगर हम ऐसे समाज की रचना करते हैं जिसमें कि काम जो हैं वो सेक्स के आधार पर बटे हुए नहीं हैं, बल्कि क्वालिटी के आधार पर, जो आपके अंदर गुण हैं उनके आधार पर, ट्रेनिंग के आधार पर, शिक्षा के आधार पर बटे हुए हैं, तो एनसीईआरटी जैसे ये समझा रहा है कि यह एक ऐसा समाज होगा जो इमोरल होगा, जिसमें मूल्यों की कमी होगी। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे 3 पाठों के जरिए कि जब एनसीईआरटी को 2022-23 में यह मौका मिला कि वह किताबों को रिवाइव करे और रिव्यू करे, तो रिव्यू के दौरान उसने किस तरह के पाठों को रख लिया और किस तरह के पाठों को निकाल दिया है। एक बार फिर से एनसीईआरटी को जब पितृसत्ता में से और उदारवादी विचारों में से चुनना पड़ा, तो उसने पितृसत्ता को चुन लिया और उदारवादी विचारों को छोड़ दिया। हाल ही में एनसीईआरटी ने कई किताबों के पुराने हिस्सों को हटाया और कुछ को रख लिया और इसी तरह से भाषा की, हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में से भी कुछ पाठों को रख लिया और कुछ को हटाया। तो हम इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि उसके हटाने के पीछे का जो मकसद है, जो मंशा है, वह क्या दिखाई देती है और हम अपने विश्लेषण से उस मंशा पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। हाल ही में हमने देखा कि एनसीईआरटी ने इतिहास की किताबों में जो कुछ किया और उसके जरिए जिस तरह का माहौल वह बनाने की कोशिश कर रहा है, उस पर तो थोड़ी बहुत बात हुई है, लेकिन भाषा की किताबों के जरिए एनसीईआरटी जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है उन पर बहुत कम बात हुई है और मेरे ख्याल से तो उस पर बात ही नहीं हुई है। तो इसलिए उन पर भी बात करना ज़रूरी है। एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए कि केवल इतिहास की किताबों को बिगाड़ा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हिंदी की किताबों में से भी चुन चुन करके उस तरह के पाठों को हटाया गया है जो पाठ उदार मनस को तैयार करते हैं, जो लोकतांत्रिक मनस को तैयार कर सकते हैं और जो एक ऐसे समाज को तैयार कर सकते हैं जिसे हम इगैलिटेरियन, समतामूलक समाज कह सकते हैं। एनसीईआरटी ने इतिहास की किताबों के साथ जो कुछ किया उसे सांप्रदायिकता के पक्ष में किया गया कृत्य कह सकते हैं, लेकिन कुछ उदाहरणों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी ने हिंदी की किताबों के साथ जो कुछ किया उसे हम पितृसत्ता के पक्ष में किया गया कृत्य करार दे सकते हैं और इसके हमारे पास सबूत हैं। हम ये बात हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारे पास इसका एक सबूत है। अपनी बात को समझाने के लिए मैं एनसीईआरटी की कक्षा 10 और कक्षा 11 की किताबों के 3 पाठों का जिक्र करूंगा और उसके जरिए हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एनसीईआरटी ने रैशनलाइजेशन के नाम पर किन पाठों को हटा दिया है और किन को रख लिया है, और ये पाठों का रखना और छोड़ना दरअसल पितृसत्ता के पक्ष में और जो सेक्स बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर है उसके पक्ष में लोगों का, विद्यार्थियों का जो मन है वह तैयार करने की कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश है कि जो विद्यार्थी 10वीं में है या 11वीं में है वो इस बात को समझने की कोशिश करें और एक मूल्य की तरह इस बात को अपने भीतर धारण कर लें कि सेक्स बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर जो है वह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और वही अभीष्ट है।
और संविधान में जो बात अनुच्छेद 14 और 15 के तहत कही गई है, जो बात अनुच्छेद 21 के तहत कही गई है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि ध्यान किस पर देने की ज़रूरत है? ध्यान इस बात पर देने की ज़रूरत है कि परंपरा के नाम पर हम जिन बातों को मानते आए हैं, संस्कृति के नाम पर हम जिन बातों को मानते आए हैं, वही सही है और उसी के लिए हमने पाठों को चुना है या हटाया है। सबसे पहली बात तो यह है कि एनसीईआरटी की किताबों में ऐसे पाठों का मिलना बहुत दुर्लभ है जो पितृसत्ता से महिलाओं की मुक्ति की आवाज़ उठाती हो, उस पर बात करती हो। अगर एकाध पाठ कभी आता भी है तो बहुत ही ढीले हल्के तरीके से आता है। लेकिन 2005 में ऐसी एकाध कोशिश की गई थी जिसमें कि पितृसत्ता से महिलाओं की मुक्ति के लिए कुछ पाठ रखे गए थे। उनमें से एक पाठ कक्षा 10 में है और वह है एक कविता के रूप में। कविता का नाम है कन्यादान और ये कविता के जो लेखक हैं वे ऋतुराज हैं। तो जब एनसीईआरटी को ये मौका मिला 2022-23 में कि रैशनलाइजेशन के नाम पर वो कुछ पाठों को हटा दे और कुछ पाठों को यथावत रख ले, तो उसने इस कन्यादान कविता को हटा दिया। हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ जहां उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो पाठ है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो और अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन, ये दोनों ही पाठ जो कक्षा 11 में लगे हुए थे वे अब भी लगे हुए हैं, लेकिन कक्षा 10 में जो ऋतुराज की कविता कन्यादान थी उसे हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? अगर हम इस कविता और उन दो पाठों के कंटेंट पर ध्यान देंगे तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि जहां एक तरफ तो ऋतुराज की कविता पितृसत्ता से टकराती है, वहीं दोनों पाठ यानी कि भारतेंदु वाला पाठ और अमरकांत की कहानी दोनों ही पितृसत्ता को पुख्ता करते हैं, मजबूत करते हैं और ये दोनों ही करते हैं भारतीय संस्कृति के नाम पर, पारिवारिक संस्कृति के नाम पर, जहां की डिवीजन ऑफ लेबर को सेक्स के आधार पर कहने की बात कही गई है। हो सकता है कि ये बात उस समय सही हो जब 1884 में भारतेंदु इस भाषण को दे रहे थे और बाद में ये भाषण जो है पाठ के रूप में एनसीईआरटी में दर्ज कर लिया गया। हो सकता है उस समय ये बात सही हो या उस समय का समाज इतना उदार ना हो या उस समय तक जनतांत्रिक मूल्यों की जो बयार है वह इतनी तेज न बही हो कि भारतेंदु को कोई चुनौती दे सके। लेकिन आज हमारे पास भारत का संविधान है, उसमें आर्टिकल 15 है, 16 है, 21 है, जिसके तहत हमको ऐसे मूल्यों का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए जो कि लिंग के आधार पर भेद को आगे बढ़ाते हों, बढ़ावा देते हों और वह भी संस्कृति के नाम पर। तो साथियों, इन तीनों पाठों के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप इन पाठों को खुद भी पढ़ के निर्णय ले सकते हैं या निर्णय ले सकती हैं कि मैं जो बात कह रहा हूं उसमें कोई दम है कि नहीं है, उसमें कोई तथ्य है कि नहीं है। तो पहले बात शुरू करते हैं ऋतुराज की कविता से। यह एक शानदार कविता है। ये वो किताब है जो ये कविता है, यह एक शानदार कविता लगती है तो ये छोटी सी कविता, लेकिन इस कविता में पितृसत्ता से टकराने के कई संदेश जो है दिए गए हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण संदेश तो यह है कि एक माँ जिसने अपने जीवन में जो ऑब्जर्व किया, जो भोगा, जो समझा, उसको एक इकट्ठा करके वह शादी के वक्त अपनी बेटी को समझा रही है। वह परंपरा की तरह अपनी बेटी को यह नहीं समझा रही है कि ससुराल में तुम्हें किस तरह का व्यवहार करना है। वह यह नहीं समझा रही है कि एक बहू का क्या कर्तव्य है और एक बहू के तौर पर उसे किस तरह का रोल अदा करना है, और वो रोल जो पारंपरिक है, वो रोल जो पति को एक खास दर्जा देता है, वो रोल जो अपने आप को कमतर समझता है। लेकिन ये माँ ये समझा रही है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। वह कहती है कि तुम अपने आप को औरत मत समझना, भले ही तुम औरत हो लेकिन तुम अपने आप को औरत मत समझना। और इसमें एक बहुत गहरा संदेश है। जैसा कि सिमोन ने कहा कि औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, तो ये माँ समझ रही है कि औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। और वह अपनी बेटी को शादी के वक्त, वो भी विदाई के वक्त में ये संदेश दे रही है कि तुम अपने आप को औरत मत समझना, भले ही तुम बायोलॉजिकली औरत के रूप में पैदा हुई हो। इसमें वो समझाती है कि जो है अपनी सूरत पर रीझने की ज़रूरत नहीं है। यानी तुम्हारे पास जो अक्ल है, जो समझ है, जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है, जो तुम्हारे अनुभव हैं, उसे अपने पक्ष में भी इस्तेमाल करना। इसलिए वो कहती है कि अपनी सूरत पर रीझने की ज़रूरत नहीं है।
जबकि महिलाओं को आमतौर पर उनके सजने संवरने पर बहुत ध्यान दिया जाता है। ये माँ कहती है कि वस्त्र और आभूषण भ्रम है स्त्री जीवन के। वो बता रही है कि वस्त्र और आभूषण ये सजाने के लिए है, ये देह सजाने के लिए है, ताकि उस देह का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके और उपयोग करने वाले को उस उपयोग में एक ग्रेटिफिकेशन का एहसास हो। वो माँ ये बात अपने अनुभव से समझ रही है, अपने भोगे हुए अनुभव से समझ रही है, इसलिए वह अपने भोगे हुए अनुभवों को जो का त्यों अनक्रिटिकली अपनी बेटी को नहीं देना चाहती और वह समझाती है कि तुम्हें अपने ससुराल में कैसा जीवन जीना है। तुम लड़की तो हो, लेकिन वहाँ तुम्हें केवल लड़की होकर के नहीं जीना है। वो समझाती है कि आग जो है वह जलने के लिए नहीं है, रोटी बनाने के लिए है। क्यों ये बात कही गई होगी? क्योंकि वह देख रही है अपने आसपास में, अपने समाज में, कि कैसे लड़कियों को चूल्हे में झोंक दिया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है अलग अलग कारणों से। तो इसलिए वो अपनी बेटी से कह रही है कि मरने की ज़रूरत नहीं है, एक विद्रोह करने की ज़रूरत है। अगर ऐसी स्थिति आन पड़ती है तो आग में कूदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आग का जो काम है वह रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि जलने के लिए। उसमें आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। वह अपनी बेटी को समझा रही है कि जैसे वो कह रही हो कि इस घर से तुम्हारी विदाई अंतिम विदाई नहीं है, वापस आने का रास्ता बरकरार है। अगर ऐसी कोई स्थिति आ भी जाए तो तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं है, आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे लिए, यहाँ पर मेरे घर का दरवाज़ा खुला रहेगा और उसकी हिफाजत के लिए, तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। एक माँ अपनी पारंपरिक भूमिका में नहीं है, विदाई के वक्त पारंपरिक भूमिका में नहीं है वह, बल्कि वह इस भूमिका में है कि एक दृढ़ता के साथ वह अपने अनुभवों का उपयोग अपनी बेटी को लिबरेट करने में और उस परिवार के जो टॉक्सिक रिलेशंस हैं, अगर वो संभावित टॉक्सिक रिलेशंस हो सकते हैं, तो उनसे बचाने के लिए वह अपने अनुभवों का इस्तेमाल कर रही है, ना कि अपने अनुभवों का उपयोग वो माँ बेटी को डराने के लिए कर रही है। वो कह रही है कि मेरे भोगे हुए अनुभव बता रहे हैं कि परिवार नाम की संस्था कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसकी केवल तारीफ की जाए या जिसका केवल गुणगान किया जाए। वो कह रही है कि मेरा भोगा हुआ सच ये बता रहा है कि परिवार नाम की संस्था में जो रिलेशनशिप हैं वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं, वो जहरीले भी हो सकते हैं, वहाँ अत्याचार है, वहाँ उत्पीड़न है। लेकिन एनसीईआरटी को जब ये मौका मिला तो उसने इस कविता को हटा दिया, क्योंकि शायद ये संदेश उसे पसंद नहीं आया। लेकिन एनसीईआरटी को जब दूसरी बार ये मौका मिला तो उसने इस कविता को हटा दिया। शायद एनसीईआरटी पर इस समय जिन लोगों का कब्जा होगा, जिनकी चलती होगी, उन्होंने कहा होगा कि यह संदेश अच्छा नहीं है, क्योंकि यह संदेश लोकतांत्रिक है, क्योंकि यह संदेश जनतांत्रिक है, क्योंकि यह संदेश उदारवादी है, क्योंकि यह संदेश संवैधानिक है। इसलिए उन लोगों को लगा कि यह संदेश जो है वह खतरनाक है और उन्होंने इस संदेश को खतरनाक कह करके हटा दिया है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे दो और उदाहरणों के जरिए कि कौन से दो पाठ हैं जिन्हें एनसीईआरटी ने बनाए रखा, और जब हम इन दोनों पाठों के संदेशों को आमने सामने रखेंगे तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि एनसीईआरटी ने इस बार पितृसत्ता के पक्ष में जो माहौल है, स्कूली माहौल है, वह और ज़्यादा मजबूत कर लिया है। कन्यादान कविता के बरक्स अगर हम दोपहर का भोजन जो अमरकांत की कहानी है उसे रखें, तो सिद्धेश्वरी के चरित्र से ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि दरअसल एनसीईआरटी को एक ऐसी स्त्री चाहिए जो घर के अंदर काम करे, उसी में रहे, उसी में मर खप जाए और बिना शिकायत के, बिना किसी से कंप्लेन किए हुए अपने तमाम काम करती रहे। एनसीईआरटी को ऐसी स्त्री चाहिए जो बिना किसी शिकायत के मर खप कर अपने सारे काम करती रहे, परिवार के अंदर ही रहे, उसी में घुटती रहे। सिद्धेश्वरी अपने कामों में इतना लगी रहती है कि काम से थक कर वह कब बेहोश होकर गिर पड़ी यह उसको पता नहीं, और जैसे ही उसको होश आता है वह दोबारा से काम पर लग जाती है। उम्र में चाहे छोटे हो या बड़े हो, रिश्ते में चाहे छोटे हो या बड़े हो, सिद्धेश्वरी को सबकी सेवा करनी है। वह एक
अनपेड नौकरानी की तरह से घर में लगी रहती है और ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी को ऐसी ही स्त्री चाहिए जो बिना किसी शिकायत के घर के लोगों की जूठन तक खाने को तैयार हो, बिना शिकायत के जो जूठन खा रही हो। हम जानते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा जूठन के नाम से लिखी कि समाज में दलितों को, सवर्णों की जूठन खानी पड़ती है, लेकिन परिवार के अंदर स्त्रियों को पुरुषों की जूठन खानी पड़ती है। वह ये जो पाठ है, यह जो कहानी है दोपहर का भोजन, इससे हमको पता चलता है। तो एक जूठन खाने वाली स्त्री जो है वो एक श्रेष्ठ स्त्री है। एनसीईआरटी अपने इस पाठ को रख करके नए लोगों में ये संदेश देना चाह रही है। अब हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिए गए एक भाषण को, जो पाठ के रूप में एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की किताब में रिटेन कर लिया गया है। यह पहले भी था और यह अब भी है। अगर हम इन दोनों पाठों को सामने रखें तो हम कह सकते हैं कि 2005 के बाद बनी हुई किताबें और 2020-22 के बाद बनी हुई किताबें, दोनों में ही पितृसत्ता को मजबूत करने के तत्व दिखाई देते हैं। लेकिन 2005 के बाद बनी किताब में कम से कम ऋतुराज की कविता जो है वो उस घटाटोप को तोड़ने का, उसको थोड़ा सा मुलायम करने का, थोड़ा सा उसको तरल करने का एक अवसर देती है, एक कोशिश दिखाई देती है। लेकिन 2022 के बाद की जो ये प्रक्रिया है वह तो बताती है कि हम पितृसत्ता के पक्ष में जो घटाटोप है उसे और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दरअसल लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, और अगर पढ़ाना भी चाहिए तो उन्हें यह पढ़ाना चाहिए कि वे पति की भक्ति कैसे करें। अब आप बताइए कि एक लड़की की पढ़ाई लिखाई का जो मकसद है वह केवल पति की भक्त बनना है? क्या वह पॉलिटिशियन नहीं बन सकती? क्या वह एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकती? क्या वह समाज में आर्टिस्ट नहीं बन सकती? समाज में अलग अलग तरह की जो अपनी भूमिका है उनको नहीं निभा सकती? क्या उसकी पढ़ाई लिखाई का एकमात्र मकसद जो है पति की भक्त बनना है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं। हो सकता है कि भारतेंदु का जो रवैया है और उनकी सोच है वह इतनी संकीर्ण हो या वो समाज ही इतना संकीर्ण हो, लेकिन सवाल यह उठता है कि संवैधानिक मूल्यों के प्रचार प्रसार का दावा करने वाली एनसीईआरटी भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ ताल से ताल मिलाकर कैसे चल सकती है? दरअसल अगर हम इस पाठ के प्रश्नों पर ध्यान दें तो हमें यह नहीं लगता है कि एनसीईआरटी ने प्रश्नों के जरिए या गतिविधियों के जरिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की इस दकियानूसी सोच से टकराने की कोशिश की है, या उसने किसी और प्रश्नों के जरिए भारतेंदु को चुनौती दी हो कि आज के संवैधानिक जमाने में जब हमारे पास एक संविधान लागू है जहां उसके विभिन्न जो आर्टिकल्स हैं वो बता रहे हैं कि हम स्त्रियों के और पुरुषों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास कोई रीजनेबल कारण न हो। ऐसे माहौल में भी, ऐसे संविधान के होते हुए भी और संवैधानिक मूल्यों के पक्ष में काम करने का दावा करने के बावजूद भी एनसीईआरटी जो है वो ऐसे दकियानूसी और जेंडर पैरिटी के खिलाफ खड़े हुए मूल्यों के पक्ष में माहौल बना रही है। तो साथियों, हमने देखा कि कैसे एनसीईआरटी ने नई किताबों के रैशनलाइजेशन के नाम पर पितृसत्ता को तो रख लिया है लेकिन उदारता को छोड़ दिया है। उसने पितृसत्ता को तो रख लिया है लेकिन जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक मूल्यों से अपने आप किनारा कर लिया है। तो साथियों, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो तीनों पाठ हैं, अगर आप उनको पढ़ सकें तो आप खुद ही ये निर्णय कर सकते हैं कि एनसीईआरटी जो है वह संवैधानिक दिशा में जा रही है या संविधान के विपरीत दिशा में जा रही है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।